जन्म के समय ही सारी जो एग सेल होती है वो एक बच्ची के अंदर मौजूद होती है। हेलो बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन कौन सी चीजें यानी कौन कौन से अंग मिलके आपके एक मादा जनन तंत्र को बनाते हैं और हर एक अंग का क्या पर्टिकुलर फंक्शन है, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मादा जनन तंत्र है, उसमें कौन कौन से अंग मौजूद होते हैं। क्योंकि आपको पता है कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक, ऊतक मिलकर आपके बनाते हैं अंग को, अंग मिलकर आपके बनाते हैं तंत्र को। तो जब एक तंत्र की यहाँ पर बात हो रही है तो यानी कि ये मिलकर बना होगा अपने अंगों से। तो इसमें कौन कौन से अंग मौजूद होते हैं। सबसे पहले देखिए, ये वाली संरचना आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ये कितनी नजर आ रही है? एक ये रही, एक ये रही, ठीक है। तो यहाँ पर एक जोड़ी ये वाली संरचना जो नजर आ रही है उसको हम क्या कहते हैं? अंडाशय, और इंग्लिश में कहा जाता है ओवेरी। ये क्या है? यहाँ पर ओवेरी है, अंडाशय। आपको पता है जो ओवेरी है, अंडाशय है, वो मादाओं का, फीमेल्स का प्राथमिक जनन अंग है। अब हमेशा ना बच्चों को कोई ना कोई कंफ्यूजन या मिसकंसेप्शन होता है कि ये प्राथमिक जनन अंग नहीं है। आपको पता है प्राथमिक जनन अंग का मतलब क्या है? कि जिसमें युग्मकों का निर्माण होगा, जो गमीट्स बनेंगे, जो एग सेल बनेगी, वो कहां पर बनेगी? इस ओवेरी में बनेगी। इसीलिए इसको हम कहते हैं प्राथमिक जनन अंग। तो ये फीमेल का क्या हो गया? प्राथमिक जनन अंग, जो कि एक जोड़ी मौजूद होते हैं फीमेल्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये वाली संरचना आपको नजर आ रही है। ये इस तरीके से ट्यूब यहां से निकल कर जा रही है और ये यहां पर है ना, ये वाली संरचना आपको नजर आ रही है। तो ये एक यहां भी है, यहां पर भी है। तो इनको हम क्या कहते हैं? ये है आपके फैलोपियन ट्यूब, या फिर इनको हम अंडवाहिका, अंडवाहिनी भी कहते हैं। देखो गमीट्स बनेंगे यहाँ पर, युग्मक यहाँ पर बनेंगे, एग सेल यहाँ पर बनेगी, लेकिन जब मासिक चक्र चलता है हर महीने एक एग सेल, एक अंडकोशिका इस अंडाशय से निकलकर कहां पर आती है? इस फैलोपियन ट्यूब में आती है। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, उंगली के जैसी, तो इस तरीके से रहती है ये, ठीक है। ये ओवेरी है, यहां से निकली एक एग सेल और इस जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें आ गई, ये इसको क्या कर लेगी? इसे कलेक्ट कर लेगी। अब इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है? इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगी निषेचन की प्रक्रिया संपन्न। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? निषेचन संपन्न होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे कि निषेचन कहां संपन्न होगा? फैलोपियन ट्यूब में। कभी भी पूछे प्राथमिक जनन अंग क्या है? अंडाशय। अंड कोशिका कहां बनेगी? अंडाशय में बनेगी। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है आगे जाके आपके किस में खुल रही है? इस तरीके से एक संरचना बना रही है। ये वाली संरचना आपको पूरी नजर आ रही है, ये यहां से ये इस तरीके से, ठीक है। ये पूरी संरचना जो है वो आपकी क्या है? इसको हम कहते हैं गर्भाशय यूटेरस। क्या है ये? यूटेरस है। कहते हैं ना कि मम्मी कहती है ना कि मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा। पेट में नहीं रखती मम्मी, कहाँ रखती है? इस यूटेरस में रखती है। तो जो बच्चा 9 महीने तक माँ के गर्भ के अंदर होता है, 9 महीने तक वहां पर वो विकसित होता है, उसके अंग विकसित होते हैं, तो वो पेट के अंदर नहीं होते। पेट में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, कैसे रह पाएंगे? इस गर्भाशय के अंदर, यूटेरस के अंदर होता है। तो इसको हम कहते हैं वुम्ब भी। इस वुम्ब के अंदर ये बच्चा 9 महीने तक रहेगा, पूरा डेवलप होगा। अब इस गर्भाशय का जो आगे संकरा भाग है उसको हमने क्या कहा? गर्भाशय ग्रीवा का। तो ये संकरा वाला भाग आपको नजर आ रहा है गर्भाशय का, इस तरीके से नेक, इसको हमने कह दिया गर्भाशय ग्रीवा। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सर्विक्स। और ग्रीवा आगे जाके खुलती है किसमें? योनि में, वेजाइना में। तो जो ये वाला भाग है ये हो गया योनि, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? एक मादा जनन तंत्र के अंग है। अब आपको एक और चीज बताई जाए इसी के अंदर, देखो ये तो वो अंग हो गए जो शरीर के अंदर मौजूद है ना, बॉडी के अंदर एक फीमेल के, लेकिन कुछ हम शरीर के बाहर भी तो मौजूद है। जैसे कि अगर हम बात करें बाह्य जननेंद्रिय अंगों की, क्या? बाह्य जननेंद्रिय अंग। आपको पता है ये जो बाह्य जननेंद्रिय अंग है ना, जिसमें लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये सारी चीजें आती हैं, वो बनाते हैं आपके बाह्य जननेंद्रिय अंग, ठीक है।
और एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां मैमरी ग्लैंड्स, ये भी आपके मादा जनन तंत्र का ही भाग है। क्यों? क्योंकि देखो जब अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होगी, प्रसव की प्रक्रिया होगी, दुग्ध स्त्रवण की प्रक्रिया होगी, तो इनका ही तो इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसीलिए मादा जनन तंत्र के अंदर एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब, एक गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि के साथ साथ बाह्य जननेंद्रिय अंग और एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां भी आती हैं। क्लियर सभी को? तो इस जो मादा जनन तंत्र है इसमें कौन कौन सी चीजें हमने देखी? सबसे पहले अंडाशय, फिर अंडवाहिनी जिसको हम फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिका भी कहते हैं, जो आगे जाके खुलती है किसमें? गर्भाशय में। और गर्भाशय का जो संकरा भाग होता है उसको हम कहते हैं ग्रीवा, और ग्रीवा आगे जाके खुलती है किसमें? योनि में, वेजाइना में। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर बना रही है किसको? एक मादा जनन तंत्र को। अब एक एक अंग की हम यहाँ पर बात करते हैं, किसका क्या रोल है और जो आपकी संरचना होती है इनकी वो कैसी होती है। ये सबसे पहले आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये है अंडाशय, जिसको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं क्या? ओवेरी। क्या कहा जाता है? ओवेरी कहा जाता है। एक जोड़ी अंडाशय मौजूद होते हैं फीमेल के अंदर। देखो ये रे, अब इसको जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है। ये आपको चीजें समझ में आ रही है? क्या है समझ में आ रहा है? देखो सबसे पहला तो हमने क्या कह दिया कि ये जो आपके अंडाशय है वो क्या है? प्राथमिक जनन अंग है। क्या है? प्राथमिक जनन अंग है। किसका? फीमेल्स का। ठीक, प्राथमिक जनन अंग है, यानी कि युग्मकों का निर्माण यही होगा, युग्मक बनेंगे। ठीक है, युग्मक कौन से होते हैं फीमेल के अंदर? स्पर्म होते हैं, एग सेल होती है? एग सेल होती है ना, अंडकोशिकाएं, तो वो इसी के अंदर बनेगी। अब आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अचंभे वाली बात बताने वाली हूं, ध्यान से सुनना। देखो, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक जो फीमेल है जब वो पैदा होती है तो वो पूर्ण रूपेण पैदा होती है? मतलब देखो, जब एक लड़की पैदा होती है तो वो अपनी सारी की सारी एग सेल लेकर पैदा होती है, लेकिन जब एक नर पैदा होता है तो वो अपने स्पर्म्स को लेकर, शुक्राणु को लेकर पैदा नहीं होता। जब उसमें प्यूबर्टी आ जाती है, यौवन आरंभ हो जाता है, उसके बाद लड़कों के अंदर शुक्राणु का निर्माण स्टार्ट होता है। लेकिन फीमेल जब वो एक माँ के गर्भ के अंदर ही है, यानी कि जब वो भ्रूण अवस्था में है, जब उसके अंग विकसित हो रहे हैं, जब उसके अंदर ये अंडाशय बनाना, तभी इसी में क्या हो गया? एग सेल बननी स्टार्ट हो गई। तो यानी कि जब एक लड़की पैदा हुई ना, तो वो अपनी सारी अपरिपक्व अंडे लेकर पैदा होती है। अब क्या होगा कि जब उसका जन्म हो गया, अब जन्म से जो प्यूबर्टी है, यौवन आरंभ जब तक नहीं होता है तब तक ये ना ऐसी स्थिर रहती है, अरेस्ट रहती है एक फेज में ये कोशिकाएं। अब क्या होगा? जब प्यूबर्टी हिट होगी, जब यौवन आरंभ होगा, तो यौवन आरंभ होने के बाद लड़कियों में स्टार्ट होता है क्या? मासिक चक्र, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, हर मासिक चक्र में क्या होगा? हर मासिक चक्र में एक अंडकोशिका जो है वो मैच्योर होगी, और मैच्योर होके इस ओवेरी से निकलकर कहां आएगी? इस फैलोपियन ट्यूब में आएगी। तो इस ओवेरी के अंदर आप देख रहे हो, ये जो चीज आपको यहां पर दिख रही है कि हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, हर एक जो आपके मासिक चक्र चल रहा है, तो हर महीने में एक एग सेल इस ओवेरी से निकल के, ऐसे इसकी पूरी पहले डेवलपमेंट होगा, ये परिपक्व होती है, एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, एक परिपक्व पुटक यहां पर बनता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब 14th डे पर क्या होगा? मासिक चक्र के लगभग 14th डे पर क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है जिसको हम क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। ओव्यूलेशन इंग्लिश में कहा जाता है ना। 14th डे पर क्या होता है? मासिक चक्र के 14th डे पर यहां पर होगा क्या? अंडोत्सर्ग, जिसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। तब क्या होगा कि ये जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है ना, ये फट जाएगी, और इसमें से ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ना, ये निकलकर इस फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, यानी कि ये एग सेल निकलकर आ जाएगी फैलोपियन ट्यूब में। तो अचंभा हुआ ना जान के कि जब एक लड़की पैदा हो रही है तो वो सारी एग सेल लेकर पैदा हो रही है। फिर हर महीने जब प्यूबर्टी आ जाएगी, उसके बाद हर महीने एक एग सेल मैच्योर होके इस ओवेरी से निकलकर कहां पर आएगी? इस फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगी। ये फैलोपियन ट्यूब उसको कलेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो ओवेरी क्या हो गया? प्राथमिक जनन अंग हो गया। इसमें क्या है? सारे अंडकोशिकाएं बनेगी। इसी के द्वारा हर महीने प्यूबर्टी आने के बाद एक अंडकोशिका इससे निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आएगी। आगे और जानो, ये जो अंडाशय है वो अंग तो है, साथ के साथ ये ग्रंथि का काम भी करता है, अंडाशय ओवेरी। इसीलिए
ये जो अंडाशय है इसके द्वारा कुछ हार्मोन भी स्रावित होते हैं। इस अंडाशय के द्वारा फीमेल के अंदर हार्मोन भी स्रावित होते हैं, जिनको हम कहते हैं जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हो गया। तो जो मासिक चक्र चल रहा है ना फीमेल्स के अंदर, उसका नियमन आपके यही हार्मोन करते हैं। तो ये सारे कार्य हैं किसके, इन ओवेरी के अंडाशय के। ये जो सारी चीजें आपको दिख रही है ना, ये क्या हो रहा है, जो एग सेल है ना वो इस तरीके से मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रही है, मेच्योर हो रही है, फिर उससे निकलकर ये फैलोपियन ट्यूब में आएगी। क्लियर सभी को, आई नहीं यहाँ पर बात समझ में। तो देखो आपके जो ओवेरी है अंडाशय, वो क्या है, प्राथमिक जनन अंग है। क्या है, प्राथमिक जनन अंग। दूसरा, इसी के अंदर क्या होगा, अंड कोशिका यानी कि युग्मकों का निर्माण होगा। ये हार्मोन भी उत्पादित करते हैं कौन, आपके ओवेरीज, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया। ठीक है, जन्म के समय ही सारी जो एग सेल होती है वो एक बच्ची के अंदर मौजूद होती है अपरिपक्व रूप में। अब जब उसका जन्म हो जाता है, जन्म से लेके जब तक प्यूबर्टी हिट नहीं करती, यौवन आरंभ नहीं होता, तो ये एक स्टेज में अरेस्ट रहती है ये कोशिकाएं। जैसे यौवन आरंभ हुआ तो कुछ एग सेल मैच्योर होती है और हर महीने एक एग सेल बिल्कुल मैच्योर होके कहां पर आती है, उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर आती है। ठीक है, अब दो फैलोपियन ट्यूब है ना, तो हो सकता है कभी इस वाले ओवेरी से निकले, कभी इस वाले ओवेरी से निकले। क्लियर। अब ये ओवेरी जो है ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है इन फैलोपियन ट्यूब से, जिनको हम कहते हैं अंडवाहिनी या अंडवाहिका। तो ये वाली संरचना आपको नजर आ रही है, इनको हमने कह दिया फैलोपियन ट्यूब। देखो ये ऐसे फिंगर जैसी संरचना आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है इसमें, ये जो फिंगर जैसी स्ट्रक्चर है इनको हमने क्या कह दिया, फिम्बरी या झालर। क्या कहते हैं हम इनको, झालर कहते हैं, या फिर कहा जाता है फिम्बरी। ठीक है, इसका मतलब क्या है फिम्बरी या झालर का। देखो जैसे ये क्या है, जैसे मान लीजिए ये है ओवेरी, ठीक, ये है यहां पर क्या, फैलोपियन ट्यूब, ये इस तरीके से अटैच। ठीक, अब इस ओवेरी से क्या हुआ, हर महीने एक एग सेल मैच्योर होगी। अब उसको कलेक्ट करने के लिए कोई होना चाहिए ना, तो ये फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा है ये फिंगर्स। ठीक है, ये क्या करेगी, उस एग सेल को इस तरीके से कैप्चर कर लेगी, इस तरीके से कैच कर लेगी। ठीक है, तो यहां पर ये फिम्बरी क्या करेगी, जो अंड कोशिका इस अंडाशय से आ रही है उसको कलेक्ट करने का काम करेगी। ठीक है, अब इसी फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या होगा, इसमें होगा निषेचन संपन्न। अब आप कहोगे कि मैम निषेचन क्या होता है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन का मतलब है कि योनि द्वार से होते हुए जो शुक्राणु है, मैथुन की प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु फीमेल बॉडी के अंदर आए, वो ऐसे ट्रेवल करके आएंगे इस फैलोपियन ट्यूब तक। अब यहाँ पर क्या बैठी है, एग सेल बैठी है। अब ये उनमें से एक स्पर्म जो है इस अंड कोशिका के साथ संयुग्मित हो जाएगा, इससे जाके मिल जाएगा। तो जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिल जाता है, इन दोनों का संलयन हो जाता है, उसी को हम कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो निषेचन कहां पर संपन्न होगा, इस फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होगा। अब क्या होगा, देखो मादा युग्मक जो कि है अंड कोशिका, अब उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 23, यानी कि वो है n। इसको आके निषेचित कर दिया किसने, नर युग्मक शुक्राणु ने, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, n, यानी कि 23। ठीक है, तो ये मिलकर बनाते हैं, जब ये अंड कोशिका यहां पर निषेचित हो जाती है तो ये मिलकर बनाते हैं अब युग्मनज, जिसको हम कहते हैं जायगोट। तो देखो n इसका, तो युग्मनज अब हो गया आपके पास 2n स्ट्रक्चर। युग्मनज क्या हो गई, 2n स्ट्रक्चर यहां पे हो गई। क्लियर सभी को, आई यही बात समझ में। युग्मनज क्या हो गया, 2n स्ट्रक्चर यहां पे हो गई। अब इस युग्मनज में क्या होंगे, धीरे धीरे विभाजन होंगे, और विभाजन होके जब एक ही स्टेज में आ जाता है तो वो जाके इम्प्लांट हो जाता है, अंतररोपित हो जाता है इस यूटेरस में, किसमें, गर्भाशय में। तो फैलोपियन ट्यूब आगे जाके जो थैलीनुमा उल्टे नाशपाती जैसी संरचना बना रही है, उसको हम क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं, यूटेरस कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या हुआ, निषेचन संपन्न होगा, और यही फैलोपियन ट्यूब आगे जाके किसमें खुलेंगी, ये गर्भाशय में। तो इनके द्वारा अंडकोशिका गर्भाशय तक स्थानांतरित होती है। अब फैलोपियन ट्यूब आगे जाके गई किसमें, इस यूटेरस में, गर्भाशय में। तो अब जानिए ये जो गर्भाशय है इसको हम और क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है वुम्ब। ठीक है, तो जो मम्मी 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखती है ना, वो इस यूटेरस में, इस गर्भाशय के अंदर रखती है। ये वाली संरचना आपको नजर आ रही है,
ये जो संरचना है वो है उल्टे नाशपाती जैसी, इसी को हम क्या कह रहे हैं, यूटेरस कह रहे हैं, गर्भाशय कह रहे हैं। अब इस गर्भाशय की ना 3 भित्तियां होती है, सबसे अंदर वाली, बीच वाली और सबसे बाहर वाली। जो आपके यूटेरस है उसी में बच्चा रहेगा 9 महीने तक, तो इसको खुद को तैयार करना पड़ेगा ना 9 महीने तक बच्चे को रखने के लिए, क्योंकि बच्चा जब गर्भाशय के अंदर, गर्भ के अंदर रहेगा तो उसको खाने के लिए खाना भी चाहिए, वो ऑक्सीजन भी लेगा, वो उत्सर्जन भी करेगा, सारे काम करेगा, तो कहाँ रहेगा, उसका तो घर ही क्या हो गया, ये यूटेरस गर्भाशय हो गया। 3 भित्तियां हैं इसकी, 3 लेयर है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या कहा जाता है, पेरीमेट्रियम। तो सबसे आउटर लेयर जो है वो आपकी कौन हो गई, पेरीमेट्रियम हो गई। सबसे आउटर लेयर क्या है आपके यहाँ पर, ये पेरीमेट्रियम, सबसे आउटर लेयर। ठीक, जो बीच वाली लेयर है उसको हमने कह दिया मायोमेट्रियम। बीच वाली कौन सी है, मायोमेट्रियम, जो कि है पेशीय स्तर। जब प्रसव की प्रक्रिया होती है, बच्चा बाहर डिलीवर होना होता है ना, तो इस मायोमेट्रियम में ही कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक, सबसे अंदर वाली है एंडोमेट्रियम। सबसे अंदर वाली कौन सी है, एंडोमेट्रियम। तो ये सबसे अंदर वाली है एंडोमेट्रियम। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताई जाए, देखो ये जो एंडोमेट्रियम है ना, ये बड़ी कमाल की है। कैसे ये कमाल की, देखो जब मासिक चक्र चलता है, लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तो हर महीने ऋतुस्राव होता है, यानी कि लड़कियों को ना विजाइना के थ्रू म्यूकस और रक्त बाहर आता है। अब वो किस वजह से आता है, तो यूटेरस की सबसे अंदर वाली जो लेयर है जिसको हमने एंडोमेट्रियम कहा, तो मासिक चक्र के दौरान इसी में ही क्या होंगे, चक्रीय परिवर्तन होंगे के दौरान, इसी जो आपकी एंडोमेट्रियम होती है इसी में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। यानी कि क्या होगा, हर महीने इस यूटेरस को क्या लगेगा कि अभी बच्चा आएगा तो हमें पहले तैयार होना चाहिए। तैयार रहने के लिए सबसे पहले तैयार है एंडोमेट्रियम, सबसे अंदर है तो पहले ही रेडी है। इसको लगेगा बच्चा आएगा तो मैं खुद को तैयार कर लेती हूँ, ठीक है, ये मोटी हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए निषेचन नहीं हुआ, बच्चा तो बनेगा नहीं, तो एग सेल जो अंडकोशिका होती है उसका जीवन काल होता है 1 दिन का ही, यानी कि 1 दिन में ही वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर उस टाइम पे स्पर्म नहीं आए शुक्राणु शरीर के अंदर, तो निषेचन नहीं होगा, यानी कि प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो अब क्या होगा, एंडोमेट्रियम उदास हो जाएगी, उदास होकर रोने लगेगी। तो ये जो एंडोमेट्रियम है, अगर मान लीजिए यहाँ पर निषेचन नहीं हुआ है, तो यानी कि प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, तो ये एंडोमेट्रियम रोने लगती है, झड़ने लगती है। तो ये क्या होती है, इसकी शेडिंग होती है, ये झड़ने लगती है, जिसकी वजह से ऋतुस्राव यानी कि लड़कियों में आते हैं पीरियड्स। ठीक है, तो रक्तस्राव होगा, म्यूकस होगा, वो योनि के द्वारा बाहर। ठीक, फिर अगले महीने दोबारा इसको लगेगा कि हाँ शायद इस बार प्रेगनेंसी होगी, तो ये फिर मोटी हो जाती है। लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं हुई, फिर ये रोएगी, फिर झड़ जाएगी। तो ऐसे ये क्रम चलता रहता है। अब अगर मान लीजिए स्पर्म आ गया, उस टाइम पे निषेचन हो गया, युग्मनज बन गया, अब इसको मिलेगा, इसको लगेगा कि अब तो बच्चा आ गया, अब ये खुद को एकदम तैयार कर लेगी। यूटेरस में जाके, इस गर्भाशय में जाके जो युग्मनज है वो विकसित हुआ थोड़ा सा, और यूटेरस में जाके अंतररोपित हो गया। तो यूटेरस में ही कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, यूटेरस में ही होते बच्चे अंतररोपण, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो जो अपन नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ना कि बच्चा लग गया, बच्चा लग गया, तो वो ये है, अंतररोपित हो गया। अब ये 9 महीने यहीं पर विकसित होगा। अब आपको पता है कि निषेचन तो कहां हुआ, इस फैलोपियन ट्यूब में, बच्चा कहां लगा, इस गर्भाशय में। यहां से यहां तक आने में इसको लगभग अप्रोक्सीमेटली 7 डेज लग जाता है, 7 दिन का समय लग जाता है अप्रोक्स। ठीक है, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, ये बच्चा जो है वो इम्प्लांट हो जाएगा। अब 9 महीने तक ये डेवलप होगा, उसके धीरे धीरे अंग जो है वो विकसित होंगे। तो ये क्या है, यूटेरस है, गर्भाशय, जिसकी 3 भित्तियां हैं, दोनों अंडवाहिकाएं जाके इसमें खुलती हैं। ये जो एंडोमेट्रियम है, इसमें चक्रीय परिवर्तन होते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए ना किसकी शेडिंग होती है, कौन झड़ती है, कौन रोती है जब प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो वो कौन है, आपके एंडोमेट्रियम है, इसी में चक्रीय परिवर्तन होंगे। ठीक है, चलो अब ये गर्भाशय का आगे सकरा हुआ भाग देखा। ये जो गर्भाशय है उसका आगे का जो संकरा भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये जो सकरा भाग है ये है गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स। और सर्विक्स आगे जाके खुल रही है किसमें, इस वेजाइना में, योनि में। अब ये दोनों गर्भाशय ग्रीवा और योनि मिलके यहाँ पे क्या बनाती है, गर्भनाल बनाती है, बर्थ कैनाल बनाती है। तो जब बच्चा बाहर डिलीवर होगा ना, तो इस यूटेरस से बाहर आएगा, इस ग्रीवा से होता हुआ, योनि से होता हुआ बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों मिलकर आपके क्या बनाती है, ग्रीवा और योनि मिलके बनाएगी आपकी गर्भनाल यानी कि बर्थ कैनाल। तो गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलेगा। क्लियर सभी को, आई गई यहाँ पर बात समझ में। तो इस तरीके से ये तो हो गए अंग।
अंडकोशिका कहाँ बन गई? अंडाशय के अंदर बन गई। अब अगर मान लीजिए कि मैथुन की प्रक्रिया हुई और स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर कर गए। आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 स्पर्म आते हैं, एक बार में लाखों करोड़ों नंबर में स्पर्म आते हैं, उनमें होती है रेस। उनमें से एक स्पर्म जाके इस एक अंडकोशिका को निषेचित करेगा। देखो सब में से कितने सारे स्पर्म नजर आ रहे हैं ना। तो जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उनके समूह को हम क्या कहते हैं? वीर्य कहा जाता है। इंग्लिश में हम उसको कहते हैं सीमेन। क्या कह रहे हैं उसको? सीमेन कह रहे हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे शुक्राणु है, बहुत सारे स्पर्म है। उनमें से एक स्पर्म जो है वो जाके निषेचित कर देगा किसको? इस एग सेल को। तो जब नर युग्मक इस अंडकोशिका से मिल जाता है मादा युग्मक से, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। कब होगा ये? जब मैथुन की प्रक्रिया हुई और अगर मान लीजिए 14th डे पर, लगभग 14 डे पर क्या हो रहा है? अंडोत्सर्ग, यानी कि एग सेल तैयार है निषेचित होने के लिए। उस टाइम पे अगर स्पर्म बॉडी के अंदर आ गए तो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और ये फिर बना लेगा क्या? आपके युग्मनज। तो देखो अंडकोशिका का निषेचन कैसे होगा कि मैथुन के समय जो शुक्राणु हैं वो योनि मार्ग में छोड़ दिए जाएंगे। अब ये जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब तक जाएंगे। अब देखो जैसे मान लो कि ये जो है वो इस तरीके से, मान लीजिए ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब है और यूटेरस से होते हुए स्पर्म यहाँ पर आए। ठीक है, बहुत सारे स्पर्म आए, उनमें से एक ही स्पर्म है जो कि क्या करेगा? इस एग सेल को जाके निषेचित करेगा। कैसे पता चलेगा? हर महीने तो एक ही एग सेल है, फैलोपियन ट्यूब 2 है। कैसे पता चलेगा इस स्पर्म को कि किस फैलोपियन ट्यूब की साइड जाए? ऐसा है कि पहले ये वाला रास्ता खोज लेते हैं, या मिल गई तो ठीक, नहीं तो दूसरे वाले रास्ते पे चलेंगे। सोचा कभी ऐसा कैसे होता है? देखो जो एग सेल होती है ना, वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जो कि इन स्पर्म्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या है? एक तरीके से सिग्नल दे देते हैं स्पर्म को। कौन? एग सेल। ये कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जिससे स्पर्म्स को सिग्नल मिलता है कि इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो ये स्पर्म उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसी फैलोपियन ट्यूब के साइड मुड़ जाते हैं। ठीक, अब उनमें से एक स्पर्म जाके इस अंडकोशिका को निषेचित कर देगा और अंडकोशिका के निषेचन के परिणाम स्वरूप बनेगा युग्मनज, और फिर युग्मनज में ही विदलन होगा, विभाजन होगा, और उससे बनेगा आपके कौन? भ्रूण, एम्ब्रियो, और वो जाके आपके यूटेरस में अंतररोपित हो जाता है। देखो इस डायग्राम के अंदर आपको सारी चीजें नजर आएगी। देखो सबसे पहले क्या हुआ? इस वेजाइना से होते हुए यहां से स्पर्म जो है वो अंदर की साइड एंटर करेंगे। ठीक है, यहां गए, यहां गए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मान लो लगभग 14th डे पर ये अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया हुई। अंडोत्सर्ग या अंडोत्सर्जन इसको कहते हैं। एग सेल इस ओवेरी, इस अंडाशय से निकलकर आ गई फैलोपियन ट्यूब में, स्पर्म यहां तक आ गए। उनमें से एक स्पर्म ने क्या कर दिया? इस एग सेल को निषेचित कर दिया। तो अब क्या हुआ? यहाँ पर निषेचन संपन्न हुआ। क्या हुआ? निषेचन संपन्न हो गया। ठीक है, निषेचन के बाद क्या बना? युग्मनज बनेगा। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, अंडाणु और शुक्राणु का केंद्रक, तो आपके क्या बनेगा? युग्मनज, यानी कि जायगोट बन जाएगा, जो कि कैसी स्ट्रक्चर है? 2n स्ट्रक्चर है। कैसी? 2n। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? विदलन होगा, विभाजन होगा। अब ये विभाजित करेगा। 2 सेल है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे। तो यहाँ पे देखो 2, 2 से 4, 4 से 8, और इस तरीके से बना लेगा कौन? आपके मॉरूला। मॉरूला से बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इससे बनेगा ट्रोफोब्लास्ट, और वो ट्रोफोब्लास्ट यूटेरस में जाके अंतररोपित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अंतररोपण की प्रक्रिया संपन्न होगी। इस यूटेरस में क्या होगा? अंतररोपण होगा, यानी कि इम्प्लांटेशन हो गया, बच्चा लग गया। ठीक, तो देखो कितने दिन का समय लगा? लगभग 7 दिन का, 1 हफ्ते लग जाता है अंतररोपण होने में, यानी कि अब बच्चा लग गया। अब यहाँ पे 9 महीने इसके अंग जो है विकसित होंगे, ये बच्चा जो है वो यहाँ पर विकसित होगा। तो जब भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, गर्भाशय में लगातार विभाजन होगा, वृद्धि होगा, अंग विकसित होंगे, इससे पूरा एक शिशु बनके वहां पर तैयार हो जाता है। इसके लिए कौन खुद को तैयार करती है? एंडोमेट्रियम। तो गर्भाशय द्वारा प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने और पोषण के लिए तैयारी की जाती है, और किसमें परिवर्तन आते हैं? एंडोमेट्रियम में। ठीक है, गर्भाशय की आंतरिक परत मोटी हो जाती है और भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी इसमें बढ़ जाता है। क्योंकि देखो अपन कहते हैं ना कि जब एक माँ के गर्भ के अंदर बच्चा है तो वो माँ से सारी चीजें प्राप्त कर रहा है, जो माँ खा रही है वो बच्चा भी खा रहा है। वो कैसे खा रहा है? वो कैसे पता चल रहा है आपको?
कि माँ खा रही है तो बच्चा भी खा रहा है, माँ सांस ले रही है तो बच्चा भी सांस ले रहा है। देखो, जो गर्भ के अंदर बच्चा है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव है, उसको भी ये सारी जैविक क्रियाओं की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो यूटेरस ना उसको एक घर प्रदान करेगी कि यहां पर आकर तुम रहोगे, है ना। एंडोमेट्रियम हर महीने खुद को तैयार करती है कि अब बच्चा आएगा, जब नहीं आता तो वो रोती है, अब जब आ गया तो वो मोटी हो जाती है, अब जो बच्चा है वो इसमें इम्प्लांट हो गया, अब वो होगा विकसित। लेकिन वो कैसे अपना पोषण प्राप्त करेगा, कैसे वो ऑक्सीजन लेगा, कैसे उत्सर्जन करेगा, तो उसके लिए एक संरचना मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, या इसको कहा जाता है अपरा। क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा या अपरा कहा जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है? देखो, ये एक ऐसी कड़ी है जो एक माँ को बच्चे से जोड़ती है ना। देखो, ये वाली संरचना आपको नजर आ रही है, ये पिंक पिंक सी ये वाली, ये है प्लेसेंटा। ये ना तश्तरी नुमा संरचना होती है। कैसी है? तश्तरी नुमा संरचना होती है ये प्लेसेंटा। ये क्या करेगी? एक मां को बच्चे से जोड़ेगी। जब मां खा रही है तो बच्चा भी खा रहा है, जब मां सांस ले रही है तो बच्चा भी सांस ले रहा है, इसी प्लेसेंटा के थ्रू, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये ऐसे प्लेसेंटा है, ठीक है, ऐसे तश्तरी नुमा संरचना होती है, और ये इस तरीके से इस यूटेरस में धसी हुई होती है। ये क्या है? यूटेरस की वॉलत, तो ये इसमें धस जाती है, ठीक। इससे ये निकल रही है, ये क्या है? ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या है? नाल। क्या है ये? नाल, जिसको हम क्या कहते हैं? नाभि रज्जु या अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, ठीक। और फिर यहाँ पे ये नाभि से जुड़ते हैं बच्चे के, और ये मान लीजिए ये जो है वो बच्चा, ठीक। तो इस तरीके से ये बच्चे को उसकी मां से जोड़ने का काम किसने किया? इस प्लेसेंटा ने किया, इस अपरा ने किया, है ना। ये जो है गर्भनाल, ये जो यहाँ पर आपको अम्बिलिकल कॉर्ड नजर आ रही है, ये क्या कर रही है? इस प्लेसेंटा से इस बच्चे को जोड़ रही है। बच्चे की नाभि में आपने देखा होगा, बच्चा जब प्रसव की प्रक्रिया के द्वारा बाहर आता है तो उसकी टुंडी में एक नली सी होती है, इसी से बच्चा कनेक्टेड रहता है इस प्लेसेंटा से, तो इसको काट के अलग कर दिया जाता है बच्चे को, ठीक है, मां से, और फिर ये प्लेसेंटा जो है वो भी बाहर आ जाती है फिर बच्चे के बाहर आने के बाद, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चा क्या कर रहा है? ऑक्सीजन अंदर ले रहा है, इसी के थ्रू अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। और इसी प्लेसेंटा के थ्रू क्या हो रहा है? ये जो प्लेसेंटा है वो कई हार्मोन भी स्रावित करती है। तो कुछ ऐसे हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में स्रावित होते हैं, और वो ये प्लेसेंटा ही स्रावित करती है। तो इस प्लेसेंटा ने क्या किया? इस बच्चे को अपनी मां से जोड़ा। तो एक मां खा रही है तो बच्चा भी खा रहा है, मां सांस ले रही है तो बच्चा भी सांस ले रहा है, ठीक है। इसको हमने कह दिया प्लेसेंटा या अपरा। तो ये क्या है? भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण के लिए उपस्थित विशेष संरचना है। पोषण इससे मिलेगा, ऑक्सीजन इससे मिलेगी, हार्मोन भी स्रावित करेगी, उत्सर्जन भी होगा। तश्तरी नुमा संरचना है जो कि गर्भाशय की भित्ति में धसी हुई होती है। भ्रूण की ओर के ऊतक में क्या निकलते हैं? ऐसे प्रवर्ध निकलते हैं। मां के ऊतकों में रक्तस्थान मौजूद होते हैं जिनके द्वारा जो प्रवर्ध उनको आच्छादित कर लिया जाता है, ऐसे, ठीक है। इनके द्वारा मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन, अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एरिया प्रदान होता है। तो मां ने खाया, बच्चे ने खाया, फिर मां ने सांस ली, यानी कि उसको भी ऑक्सीजन मिल गई बच्चे को। विकासशील भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निपटान प्लेसेंटा के माध्यम से मां के रुधिर में स्थानांतरण के द्वारा संपन्न होता है। तो बच्चा खा रहा है और उत्सर्जन कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, सारी प्रक्रिया किसके थ्रू होगी? इसी प्लेसेंटा के थ्रू, इसी अपरा के थ्रू होगी। क्लियर सभी को? आइए यहाँ पर बात समझ में। तो हमने देखा मादा जनन तंत्र के अंदर सबसे पहले अंग कौन कौन से हैं? याद करो, एक जोड़ी अंडाशय, फिर उसके बाद यहां पर एक जोड़ी अंडाशय के बाद एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब, एक यूट्रस, फिर ग्रीवा, योनि। इसके साथ साथ बाह्य जननेंद्रिय अंग भी होते हैं और एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां भी मौजूद होती हैं। फिर अगर हम बात करें अंडाशय का क्या काम है? हर महीने एक एग सेल इससे निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आती है। तो ये क्या है? युग्मकों का निर्माण इसके अंदर होता है, इसीलिए प्राथमिक जनन अंग है। जब एक लड़की अपनी भ्रूण अवस्था में ही है तभी उसके अंदर ये सारी अपरिपक्व एग सेल बन जाती है। हर महीने जब मासिक चक्र स्टार्ट हो जाता है, प्यूबर्टी आ जाती है, हर महीने एक एग सेल निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाती है। फैलोपियन ट्यूब में होता है संपन्न क्या? निषेचन। ये आगे जाके खुलती है यूटेरस में। तो अंतररोपण की प्रक्रिया होगी यूटेरस गर्भाशय में। जब प्रसव प्रक्रिया होती है तो ग्रीवा और योनि मिलकर बनाते हैं गर्भनाल, ठीक है, बर्थ कैनाल यहां पर बनाते हैं।
क्लियर? आई नहीं यहाँ पर बात समझ में? तो क्या होगा, जब मैथुन की प्रक्रिया हुई, शुक्राणु अंदर आए, उनमें से एक शुक्राणु उस अंडकोशिका को निषेचित करेगा, जिससे बनेगा युग्मनज। युग्मनज में होंगे विदलन, विभाजन, जिससे ट्रोफोब्लास्ट बनता है, वो जाके अंतरोपित होता है गर्भाशय में। 9 महीने तक अपरा के द्वारा बच्चा अपना पोषण, उत्सर्जन, ऑक्सीजन, ये सारी क्रियाएं संपन्न करता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी चीजें मिलकर बना रही है किसको? एक मादा जनन तंत्र को। क्लियर सभी को? आई नहीं बात समझ में? तो आज की क्लास के लिए आपको ये टॉपिक समझ में आया नहीं आया? मजा आया पढ़ने में? तो ऐसे ही सारे टॉपिक को दमदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं क्लासेस के अंदर। तो मिलेंगे हम क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू।